हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दिव्या ओला और आज के सेशन में हम टील कार्बन पर चर्चा करेंगे। वेलकम टू अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज। आइए जानते हैं टील कार्बन के बारे में। ये रिलेवेंट है आपके जीएस पेपर 3 एनवायरमेंटल पोल्यूशन और डिग्रेडेशन से रिलेटेड। तो समझते हैं कि टील कार्बन क्या है, क्या अलग अलग तरह के कार्बन होते हैं, किस तरह से ये हमारे पर्यावरण में बोल सकते हैं कि बदलाव लेकर आता है। तो सारी चीज़ों को हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि क्यों ये चर्चा में रहा है, तो हाल ही में राजस्थान के भरतपुर में स्थित केवलादेव नेशनल पार्क, उसमें कुछ रिसर्च की गई है, शोध किया गया है टील कार्बन पर। और टील कार्बन एक तरह से अगर हम बात करें तो हमारे पारिस्थितिक तंत्र को बैलेंस रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बोल सकते हैं एक एलिमेंट है, राइट। और यहाँ पर माना जा रहा है कि हमारे पर्यावरण जलवायु परिवर्तन से संबंधित जितने भी प्रभाव हैं उनको सीमित करने के लिए मेजरली ग्रीन हाउस गैसेस का जो बोल सकते हैं उत्सर्जन हो रहा है, उनको सीमित करने के लिए हमारी वेटलैंड्स किस तरह से काम कर रही है। और उन्हीं का शोध करते हुए हमें ये पता चला है कि मीथेन एमिशन बोल सकते हैं, जो CH4 है, मीथेन जो होता है विच इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, जो एक हरित गृह गैस होती है, उसमें हाल ही में वृद्धि देखी गई है। और इन स्तरों को, इन लेवल्स को कम करने के लिए विशेष बायोचार, जिसे हम चारकोल कहते हैं, उसका यहाँ पर यूज़ करने का, उपयोग करने की सिफारिश की गई है। तो रिसेंटली जैसे कि न्यूज़ में मैंने आपको बताया कि इंडिया में पहली स्टडी, मतलब पहली बार शोध किया गया है टील कार्बन पर, जो कि केवलादेव नेशनल पार्क, भरतपुर में स्थित नेशनल पार्क है, भरतपुर जिले के अंदर स्थित, वहाँ पर ये किया गया है। तो समझते हैं टील कार्बन क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कार्बन विच इज अ केमिकल एलिमेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं। तो टील कार्बन वो कार्बन होता है जो हमारे फ्रेश वाटर वेटलैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेश वाटर मतलब साफ पानी की जो बोल सकते हैं वेटलैंड होती है, राइट, जो गीली आपकी जो भूमि होती है, उनमें स्टोर्ड जो कार्बन है उसे हम टील कार्बन कहते हैं। यह कार्बन साफ पानी में स्टोर होता है, दलदली और झीलों में यहाँ पर उपस्थित होता है, राइट। और ये जो कार्बन है ये आपके पौधे या आपके जो डिजॉल्व, जो घुला हुआ जैविक पदार्थ है, डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर है, उसमें स्टोर होता है। ध्यान दीजिएगा, जो वेटलैंड्स होती हैं वो हमें रीजन के हिसाब से अलग अलग मिलती हैं। मुख्य तौर से हमें ये ओशंस पे या कोस्ट पे मिलती हैं, जैसे कि मैनग्रोव्स जहाँ पे उगते हैं, राइट। बहुत ही उत्पादकता वाला ये एक पारिस्थितिक तंत्र होता है। पर टील कार्बन वो कार्बन है जो कि साफ पानी वाले वेटलैंड्स में है, झीलों में उपस्थित है। तो जो कार्बन आपके फ्रेश वाटर मतलब जहाँ पर लवणता से संबंधित नॉन टाइडल बोल सकते हैं वेटलैंड्स हैं, जिनमें वेजिटेशन, माइक्रोबियल बायोमास, बोला कि जैसे कि मैंने आपको बताया, जो घुला हुआ ऑर्गेनिक मैटर है, राइट, डिजॉल्व मैटर है, उसमें आपको ये कार्बन स्टोर्ड मिलता है, जिसे हम टील कार्बन कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अब ये कार्बन अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि सबसे पहले ब्लैक कार्बन, आपने देखा होगा इस तरह से इंडस्ट्री से जो सूट निकलता है, राइट, जो कि हमारे एयर पोल्यूशन में पार्टिकुलेट मैटर को बढ़ाता है। ये तो एक ब्लैक मटेरियल जो यहाँ निकल रहा है जब हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, ये होता है ब्लैक कार्बन। फिर आता है ब्राउन कार्बन। ब्राउन कार्बन जब आप किसी भी चीज को पूरी तरीके से नहीं जलाते, मतलब जिसका कंप्लीट कंबशन नहीं होता है ऑर्गेनिक मटेरियल्स का, तो जो कार्बन निकलता है उसे हम ब्राउन कार्बन कहते हैं। और ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो बोल सकते हैं, जिससे हम जो ओजोन हमें बचाता है, राइट, जो कि थोड़ी बहुत आपकी पृथ्वी में भी आती है, और दूसरा जो विजिबल सोलर रेडिएशन है, जो सन की रेज आ रही है, उन्हें एब्जॉर्ब करता है। तो आप समझ पा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि अगर ये कार्बन इन बोल सकते हैं यूवी रेज, विजिबल रेज को एब्जॉर्ब करेगा, तो हमारी जो पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ने लगेगा। क्योंकि आप जानते ही समझते ही होंगे कि हमारी जो पृथ्वी है, राइट, हमारी जो पृथ्वी है, एक तरह से अगर हम देखें हमारी पृथ्वी को, तो हमारी पृथ्वी यहाँ पर आपकी बहुत सारी गैसों से घिरी हुई है, जिन्हें हम बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? गैसों की एक संरचना है, गैसों की एक लेयर है, लेयर ऑफ एयर, जिसके अंदर बहुत सारी गैसें हैं। अब
इस अगर वायुमंडल में आपकी हरित ग्रह प्रभाव डालने वाली गैसें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएगी, तो जो भी सन की रेज आके फिर से रिफ्लेक्ट होती है पृथ्वी पे, अवशोषित नहीं होती, पृथ्वी पे आकर फिर से जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जाती है वो जाएगी नहीं, और इन ग्रीन हाउस गैसेस के प्रभाव में आकर ये जो जाने वाली विकिरणें हैं, सौर विकिरणें, ये यहीं रुक जाएगी, और जिससे पृथ्वी का तापमान क्या होगा, बढ़ जाएगा, और अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग होगी। तो इस तरह का कार्बन ऐसे अवशोषित करता है, पृथ्वी का तापमान बढ़ाता है, ब्लैक कार्बन हो चाहे ब्राउन कार्बन हो। इसके आगे ब्लू कार्बन भी होता है। ब्लू कार्बन वो कार्बन है जो हमारे एटमॉस्फेयर, वायुमंडल, और जो हमारे ओशंस हैं, राइट, उनके अंदर स्टोर रहता है। ग्रीन कार्बन क्या है? ग्रीन कार्बन वो कार्बन है जो पौधे अवशोषित करते हैं जब वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में, उसे और पानी के साथ वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या करते हैं, हमें ग्लूकोज बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, और हमें देते हैं ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। तो ग्रीन कार्बन वो कार्बन है जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, जो आपके जमीन पे स्थित जो भी वनस्पति पौधे हैं, वो स्टोर करके रखते हैं। ग्रे कार्बन क्या है, जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जैसे जो भी आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, कोयला हो गया, ऑयल हो गया, बायोगैस हो गया, इनसे निकलने वाला ग्रे कार्बन। और रेड कार्बन होता है जो स्नो और आइस पे मिलता है। आपने आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन के बारे में सुना होगा कि किस तरह से आर्कटिक पे कार्बन जम जाता है, राइट। तो बायोलॉजिकल पार्टिकल्स जो आपको स्नो और आइस पे मिलते हैं, मतलब जो आपके बर्फ में और आपके स्नो वाले एरियाज में, वहां पर जो भी बायोलॉजिकल पार्टिकल्स होते हैं वो ये रिलीज करते हैं रेड कार्बन। और अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, टील कार्बन, जो कि साफ जो वेटलैंड्स होती है, साफ पानी वाली फ्रेश वाटर, उसके अंदर मिलता है। क्लियर? अब इस टील कार्बन का क्लाइमेट चेंज में कितना बड़ा रोल है, तो टील कार्बन इकोसिस्टम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि सबसे पहले देखिए, क्योंकि ये जो कार्बन है ये स्टोर कर रहे हैं, यहाँ पर कार्बन का अवशोषण कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और ग्राउंड वाटर लेवल्स को ये बढ़ा रहे हैं। साथ ही में इससे अगर ये वायुमंडल में जाएगा, जिससे गर्मी बढ़ेगी, तो जो हीट बोल सकते हैं, हीट वेव्स है या फिर जो अर्बन हीट है, उसको ये कम कर रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, मीथेन ले लो, सभी ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन से बन रही है, मतलब कार्बन के मिलने से, तो उसको ये कम कर रहा है। फ्लड्स यहाँ पर मिटिगेट हो रहा है, क्योंकि वेटलैंड्स एक तरह से बोल सकते हैं, वेटलैंड्स का एडवांटेज है कि वो फ्लड्स को कम करती है, पानी को वहाँ ग्रहण करके रखती है। तो इस तरह से टील कार्बन के काफ़ी बोल सकते हैं एडवांटेजेस रहते हैं। अब कहाँ पाया जाता है, तो प्राथमिक जो रिजर्वॉयर्स हैं वहाँ पर पीटलैंड्स में, जो साफ पानी वाले दलदली क्षेत्र हैं, नेचुरल फ्रेश वाटर, प्राकृतिक रूप से जो दलदला क्षेत्र है, झीलें हैं, उनमें आपको टील कार्बन मिलता है। और ग्लोबली अगर हम देखें तो ये जंगलों से भी ज़्यादा कार्बन को एब्जॉर्ब करने में यहाँ पर देखा गया है, राइट, कि अप्रोक्सीमेटली 500 पीटाग्राम ऑफ कार्बन इस तरह के टील कार्बन वाले जो इकोसिस्टम है वो स्टोर करके रखते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये हमारे इन्वायरमेंट में। पर क्या इन पे कोई खतरा है, तो बिल्कुल दे आर हाईली वल्नरेबल टू डिग्रेडेशन। क्यों? क्योंकि पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, जो लैंड यूज आप देखते होंगे जिस तरह से रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है, वाटर एक्सट्रैक्शन, जिस तरह से हम ग्राउंड वाटर लेवल का पानी जो है वो कितना यूज कर रहे हैं, राइट, तो जिसकी वजह से उनका इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो हैम्पर होता है। आगे अगर हम बात करें तो ये सारी जानकारी टील कार्बन के बारे में। अब हाल ही में जो केवलादेव नेशनल पार्क में जहाँ पर ये शोध किया गया है उसके बारे में समझते हैं। तो केवलादेव नेशनल पार्क अगेन ये एक वेटलैंड है, राइट, वेटलैंड है, बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभ्यारण्य है, और प्लीज नोट डाउन कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये और चिलिका लेक, जो हमारे भारत की सबसे लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर जो लेक है उड़ीसा के अंदर स्थित, ये दोनों ऐसी साइट्स हैं जो कि सबसे पहली रामसर साइट यहाँ पर डिक्लेयर की गई थी 1981 के अंदर। तो क्वेश्चन हमेशा आता है कि ऐसी कौन सी दो साइट हैं जिन्हें सबसे पहले रामसर साइट का दर्जा दिया गया था, तो चिलिका लेक और केवलादेव नेशनल पार्क। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पर, फौना फ्लोरा। कहाँ लोकेटेड है? भरतपुर, राजस्थान में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और भारत के मणिपुर में स्थित लोकटक लेक और यहाँ पर केवलादेव, इनका नाम मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में भी है।
अच्छा, इसके अलावा क्यों इतना ज़रूरी है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है केवलादेव? क्योंकि रिच एवियन डाइवर्सिटी वाटर बर्ड्स है, जो उड़ने वाले पंछी हैं, राइट। 365 स्पीशीज़ हैं, अलग अलग प्रजातियां हैं यहाँ पर बर्ड्स की। रेयर और थ्रेटेंड स्पीशीज़ भी यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि साइबेरियन क्रेन जो माइग्रेट होके यहाँ आती है, राइट। इसके अलावा जैकल, सांबर, नीलगाय, बहुत ही डाइवर्सिटी है एनिमल लाइफ में भी। फ्लोरा की भी यहाँ पर अच्छी डाइवर्सिटी है। यहाँ पर ड्राई, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये भी ज़रूरी है कि उष्णकटिबंधीय, शुष्क, पर्णपाती और अकाशिया जैसे प्लांट्स यहाँ पर पाए जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इस नेशनल पार्क से 2 मुख्य नदियां बहती है, जिनका नाम है गंभीर नदी और बाणगंगा नदी। बहुत ही महत्वपूर्ण, दे आर 2 रिवर्स दैट फ्लो थ्रू दिस नेशनल पार्क, गंभीर और बाणगंगा। तो ये कुछ मुख्य बातें थी टील कार्बन के बारे में, और जिस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हमारे इकोसिस्टम में पारिस्थितिक तंत्र को सही रखने में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, इकोसिस्टम्स का रोल हमने देखा, आपने वेटलैंड्स का रोल देखा, और आखिर में केवलादेव नेशनल पार्क के बारे में जो महत्वपूर्ण बोल सकते हैं फैक्ट्स थे वो हमने समझे। तो दैट वाज इट फॉर टील कार्बन एंड रिलेटेड इशू। तो यहाँ पर इस पूरे कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट अपनी पाठशाला.com पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।